हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर विवेक पंड्या। तो आज हमारा टॉपिक है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया के बारे में हम हिंदी में जानकारी देने वाले हैं। न्यूमोनिया एक इन्फेक्शन है जो फेफड़ों के एल्वेओलाई में होता है और उसके परिणाम से स्वेलिंग होता है एल्वेओलाई में और उसमें पानी भरने लगता है। जब अतिरिक्त पानी भरता है तो वो सांस लेने में कठिन बन सकता है। श्वास के दौरान हवा आपके फेफड़ों तक ट्रैकिया के माध्यम से पहुंचती है और फिर यह ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के माध्यम से गुजरती है और वो लास्ट में एल्वेओलाई तक पहुंचती है। एल्वेओलाई एक छोटे वायु के बैग्स जैसे होते हैं जो अंगूर के छोटे गुच्छों की तरह दिखते हैं और कैपिलरीज के जाल में लिपटे होते हैं। यहाँ पर ही फेफड़ों में गैस की आदान प्रदान होती है। O2 और CO2 जो गैसेस है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसका एक्सचेंज इधर ही होता है। ऑक्सीजन एल्वेओलाई की हवा से निकलकर रक्त प्रवाह में जाती है, यानी कि कैपिलरीज में जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड रक्त प्रवाह से निकलकर शरीर से बाहर जाता है। अब हवा के अलावा आप लगातार अन्य चीजें भी सांस में लेते हैं, जैसे कि सूक्ष्म जीव यानी कि कीटाणु। लेकिन हम आमतौर पर खुद को बचाने के लिए सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास यांत्रिक तकनीकें हैं जैसे कि खांसी, कफ रिफ्लेक्स, जो एक म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर के द्वारा वायु मार्ग को लाइन करता है, बैक्टीरिया को बाहर निकालता है। और मैक्रोफेजिस, जैसे कि आप ये इमेज में देख सकते हैं, जो एल्वेओलाई के अंदर बसे हुए रहते हैं और वहां पर आने वाले किसी भी चीज को नष्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी कभी कभी एक विशेष रूप से हानिकारक सूक्ष्मजीव ब्रोंक्यूल्स से एल्वेओलाई जाने को सफलतापूर्वक कॉलोनाइज हो सकता है। और जब ऐसा होता है तो डेफिनेटली आपको इन्फेक्शन हो गया है, दैट इज न्यूमोनिया। ये जो सूक्ष्मजीव है वो आमतौर पर मल्टीप्लाई होते हैं और वायु मार्ग से फेफड़ों के एल्वेओलाई में प्रवेश करते हैं, जिससे एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन उत्पन्न होता है और एल्वेओलाई वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्रोटीन एज वेल एज फ्लूइड से भर जाता है और आजू बाजू की जो कैपिलरीज है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। अब न्यूमोनिया पैदा करने वाले बहुत सारे अलग अलग सूक्ष्मजीव होते हैं। आमतौर पर यह वायरस और बैक्टीरिया के कारण होता है, लेकिन यह फंगाई और एक विशेष वर्ग के बैक्टीरिया जिसको माइकोबैक्टीरिया कहा जाता है उसके कारण भी हो सकता है। वयस्कों में, यानी कि जिसकी उम्र 50 से अधिक है, न्यूमोनिया का सबसे आम वायरल कारण होता है। अभी अभी कोविड गया है, सो कोविड एक सार्स कैटेगरी के वायरस में आता है और इन्फ्लुएंजा मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन है जिसे फ्लू भी कहते हैं। वयस्कों में कि जो 50 से अधिक उम्र वाले हैं उसमें बैक्टीरियल कारणों में स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्टेफाइलोकोकस ओरियस शामिल है। वहां भी अधिक सामान्य असामान्य बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे कि माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी, क्लेमाइडिया न्यूमोनिया एंड लिजनेलिया न्यूमोफिल, जिसका सेल वॉल नहीं होता है और वो एटिपिकल या वॉकिंग न्यूमोनिया के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि अक्सर थकान जैसे अस्पष्ट लक्षण वो पैदा करते हैं। इसका इम्यूनिटी सामान्य रहता है। उसको फंगाई एक दुर्लभ कारण होता है और अक्सर वो क्षेत्रीय होता है। उदाहरण के लिए कोई कैलिफोर्निया स्टेट में कोक्यूरियोमाइकोसिस होता है और मिसिसिपी के क्षेत्रों में हिस्टोप्लाज्मोसिस होता है। इसके अलावा ईस्ट के क्षेत्रों में ये ब्लास्टोमाइकोसिस भी बहुत ही कॉमन है। अगर माइक्रोस्कोप में फंगाई एक दूसरे से अलग होते हैं तो वो ब्रॉड बेस और नैरो बेस के बेस को दर्शाते हैं। क्रिप्टोकोकस भी एक बैक्टीरिया है जो क्रिप्टो भौगोलिक रूप से कहीं पे भी पॉपअप हो सकता है। अब एक विशेष फंगल कारण न्यूमोसिस्टिस जिरोविकाई है जो इम्यूनिटी रहित व्यक्तियों में जोखिम भरा है। और लास्ट में है माइकोबैक्टीरियम, जो फंगाई की तरह धीमी गति से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसका नाम माइको से फेमस है क्योंकि वो भी बैक्टीरिया भी है, वो अभी भी बैक्टीरिया है। सबसे प्रसिद्ध एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है जिसे टीबी भी कहा जाता है। न्यूमोनिया को कैसे प्राप्त किया जाता है उसके आधार पर उसको भी वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया या नोसोकोमिकल न्यूमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया उसे तब कहा जाता है जब व्यक्ति अस्पताल या स्वास्थ्य देखभाल सेंटर के बाहर बीमार होता है, और हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया या नोसोकोमिकल न्यूमोनिया तब कहा जाता है जब व्यक्ति पहले से ही किसी अन्य चीज के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर
न्यूमोनिया हो जाता है, यानी कि कोई और इन्फेक्शन के लिए वो एडमिट होता है और उसको न्यूमोनिया हो जाता है। यह प्रकार अधिक गंभीर होता है क्योंकि बीमार मरीजों में अक्सर इम्यूनिटी कम होती है और अस्पताल में बैक्टीरिया अक्सर सामान्य एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ ही कुछ एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन्स का आदान प्रदान करते हैं, उसकी वजह से वो ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाते हैं। उसका एक एग्जाम्पल है मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस और रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस, जो न्यूमोनिया और अन्य इन्फेक्शंस का कारण बन सकता है और इससे एम्पिसिलिन जैसी सामान्य एंटीबायोटिक कोई असर नहीं करती है। न्यूमोनिया की एक और श्रेणी है वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया, जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया का ही एक सब पार्ट है। वेंटिलेटर जब लॉन्ग टाइम के लिए पेशेंट को होता है तब क्या होता है कि कफ रिफ्लेक्स हमारी काम नहीं करती है, जो कि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। सो उसकी वजह से ट्रैकिया के आजू बाजू ग्लूकोज प्रोटीन और बैक्टीरिया का एक लेयर बन जाता है, एंडोट्रिकल ट्यूब पे बन जाता है और वो सीधे ही फेफड़ों में जा सकता है और न्यूमोनिया का कारण बन सकता है। न्यूमोनिया एक और तरीके भी होता है जिसको एस्पिरेशन न्यूमोनिया कहते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल आप कुछ खाना खा रहे हो, जैसे कि चिप्स का टुकड़ा खा रहे हो और चिप्स का टुकड़ा अन्न नली में जाने की बजाय जा रहा है श्वास की नली में, तो उससे क्या होगा कि आप गलती से उसे सांस में खींच लेते हैं। यह नॉर्मली नहीं होता है, बट कभी कभार बच्चों में या फिर ड्रग एडिक्ट, अल्कोहल एडिक्ट लोग जो रहते हैं उसके अंदर हो सकता है, या फिर हेड इंजरी के पेशेंट जिसको गैग रिफ्लेक्स प्रॉपरली काम नहीं कर रही या फिर बहुत ही स्लो गैग रिफ्लेक्स है, तो उसको ये होने का चांसेस है। जैसे कि एस्पिरेशन न्यूमोनिया ड्रिंक्स के साथ भी हो सकता है और गैस्ट्रिक कंटेंट्स के साथ भी, जैसे कि वॉमिटिंग के बाद। एस्पिरेशन किया हुआ गैस्ट्रिक कंटेंट विशेष रूप से हानिकारक हो सकता है क्योंकि पेट का एसिड एक रासायनिक जलन के साथ साथ संभवित संक्रमण भी कर सकता है। एक और तरीका है जिससे हमें न्यूमोनिया कैरेक्टराइज कर सकते हैं, वो है उसका फैलावे की तरीके से, जैसे कि ब्रोंको न्यूमोनिया, इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया और लोबार न्यूमोनिया। ब्रोंको न्यूमोनिया, जैसे कि आप ये इमेज में देख सकते हो, ये संक्रमण में पूरे फेफड़ों में ब्रोंक्यूल्स के साथ साथ एल्वेओलाई को शामिल कर सकता है। एटिपिकल न्यूमोनिया, जिसमें संक्रमण या इन्फेक्शन मुख्य रूप से एल्वेओलाई के बाहर इंटरस्टिशियल लिक्विड में होता है। और लोबार न्यूमोनिया, उसमें इन्फेक्शन फेफड़े के पूरे एक लोब में होता है जो पूरे लोब को भर देता है, जिसका अर्थ है कि पूरा ही जो लोब है वो तरल पदार्थ से भर जाता है, यानी कि वाटरी हो जाता है। और मोस्ट कॉमनली ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के कारण होता है लोबार न्यूमोनिया। लोबार न्यूमोनिया के चरण है, पहला चरण है कंजेशन और यह 1 से 2 दिन के बीच में होता है। इसमें रक्त वाहिका है और एल्वेओलाई अतिरिक्त तरल पदार्थ से भरने लगते हैं। अगला चरण है रेड हिपेटाइजेशन और यह 3 से 4 दिनों के बीच में होता है, जिसमें एक्सुडेट, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं, न्यूट्रोफिल्स और फाइब्रिन भी शामिल है। एल्वेओलाई को भरने लगते हैं और उन्हें अधिक ठोस बना देते हैं। इसीलिए उसका नाम हिपेटाइजेशन है, क्योंकि फेफड़ा लीवर के जैसी उपस्थिति ले लेता है, क्योंकि एक्सुडेट का रंग लाल और भूरा होता है, तो वो लीवर जैसा अपीयरेंस की वजह से उसको रेड हिपेटाइजेशन कहते हैं। तीसरा चरण है ग्रे हिपेटाइजेशन, जो 5 से 7 दिनों के आसपास होता है। इस चरण में भी फेफड़े अभी भी ठोस होते हैं, लेकिन रंग बदलता है क्योंकि रक्त कोशिकाएं जो लाल रंग की है वो टूटने लगती है और ग्रे कलर के हो जाते हैं। अंतिम चरण रिजोल्यूशन कहलाता है, वो 8वें दिन के आसपास होता है और 3 सप्ताह तक जारी रह सकता है। इस चरण में एक्सुडेट एंजाइमों द्वारा पचाए जाते हैं और मैक्रोवेजेस द्वारा खवाए जाते हैं। यह खास कर बाहर निकाल दिया जाता है। न्यूमोनिया सिम्टम्स में क्या क्या कर सकता है, तो डिस्पनिया यानी कि सांस की तकलीफ, सांस लेने में दिक्कत होना, छाती में दर्द होना और एक प्रोडक्टिव कफ का कारण बनता है, जिसका अर्थ यह है कि मवाद या खूनी बलगम बाहर आ सकता है। अक्सर थकान और बुखार जैसी प्रणालीगत लक्षण भी होते हैं, यानी कि फीवर और वीकनेस। न्यूमोनिया का निदान आमतौर पर उस व्यक्ति में किया जाता है जिसको सांस लेने में कठिनाई हो रही हो या तेजी से सांस ले रहा है, फास्ट ब्रीदिंग हो रहा है या फिर फीवर हो। ये है एक चेस्ट एक्स जो है ब्रोंको न्यूमोनिया, आमतौर पर पूरे फेफड़े में बिखरे हुए पैचिक क्षेत्रों को दिखाता है। एटिपिकल और इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया में पैटर्न भी अक्सर पूरे फेफड़ों में बिखरा हुआ मिलता है, लेकिन यह आमतौर पर पेरीहाइलर क्षेत्रों में केंद्रित होता है और रेटिकुलर दिखता है, जिसका अर्थ यह है कि छाती के एक्सरे में, चेस्ट एक्सरे में अधिक लाइन के आकार की अस्पष्टताएं दिखाई देगी। लोबार न्यूमोनिया में तरल पदार्थ एक ही लोब में
या लोब के सेट में स्थानीकृत होता है और वो पूरे एक लोब में या एक ही एरिया में, एक ही जोन में लंग के दिखता है। लोबार न्यूमोनिया का पता लगाने का एक और तरीका है डलनेस टू परकशन। एक और मेथड है जिसमें टैक्टाइल वोकस प्रिमिटस होता है। ये जो तब होता है जब आप किसी व्यक्ति की छाती या पीठ से अधिक कंपन महसूस करते हैं जब वे कुछ वाक्यांश दोहराते हैं, उसको टैक्टाइल वोकस प्रिमिटस कहते हैं। ये इसलिए होता है कि क्यों ध्वनि अगर फ्लूइड में से संकेंद्रित, अगर फ्लूइड से भरे हुए एल्वेओलाई से पास होता है तो वो फास्ट ट्रैवल करता है, तो उसकी वजह से वो वोकल फ्रिमिटस कंपन महसूस करता है। लेट इंस्पिरेटरी कैकल्स भी सुनाई देते हैं। साथ ही ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स, ब्रोंकोफोनी और ईगोफोनी भी सुनाई सकती है। सो ये सब क्लिनिकल एग्जामिनेशन के पॉइंट्स है न्यूमोनिया के। न्यूमोनिया की ट्रीटमेंट उसके प्रकार और गंभीरता पर निर्भर करते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया सबसे संभावित कारण होते हैं, इसलिए अक्सर एंटीबायोटिक्स दी जाती है। उसके अलावा खांसी की दवाएं और दर्द निवारक दवाइयाँ अक्सर लक्षणों में काम करने के लिए उपयोग में आती है, यानी कि जो कफ सिरप्स है और पेन किलर्स।